Good morning, all of you people। आपके जो टीचिंग सब्जेक्ट है पेडागोजी के, उसकी कॉमन क्लास ली गई थी। उन कॉमन क्लास में 3 टॉपिक पाठ्यपुस्तक, शिक्षक के गुण और टीचिंग एड श्रव्य दृश्य सामग्री, ये 3 टॉपिक आपको करा दिए गए थे। कुछ टॉपिक आपके बच गए थे, उसमें से जैसे हिंदी के थे, उसके अलावा कॉमर्स में है, ज्योग्राफी के थे, कुछ ऐसे टॉपिक जो बचे थे वो आपकी फैकल्टी आपको अलग अलग वीडियो बनाकर दे रही है। तो आपका हिंदी का एक यूनिट बच जाती है, वो यूनिट आज मैं स्टार्ट करती हूँ। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन। मूल्यांकन का हिंदी अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में बड़ा महत्व है, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा ही हिंदी शिक्षक अपने शिक्षण में सुधार करता हुआ बालक के व्यवहार में परिवर्तन कर शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। संक्षेप में मूल्यांकन से होने वाले लाभों को निम्नांकित बिंदुओं में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। सीखने में सुधार, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, शिक्षण में सुधार। थर्ड है उद्देश्यों की स्पष्टता। फोर्थ है पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन। फर्स्ट है सीखने में सुधार। मूल्यांकन के द्वारा ही यह पता लगाया जाता है कि बालक कहाँ तक सीखने में समर्थ रहा है, ऐसी कौन सी कठिनाइयाँ हैं जो कि वे सीखने के मार्ग में अवरोधक है। यह ज्ञात होने पर उन अवरोधों को हटाया जा सकता है, जिससे विद्यार्थी की सीखने की गति में तीव्रता आना अपेक्षित है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में से मूल्यांकन हेतु परीक्षा व्यवस्था की जाती है। उस परीक्षा में उत्तीर्ण बालक को अगली कक्षा में पढ़ने की स्वीकृति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। वह मूल्यांकन के द्वारा आगे बढ़ता जाता है। सेकेंड पॉइंट है शिक्षण में सुधार। मूल्यांकन के द्वारा ही किसी अध्यापक को यह ज्ञात होगा कि उसके द्वारा काम में लाई गई शिक्षण विधियाँ किस सीमा तक बालक को सिखाने में सफल रही है। यदि कोई शिक्षण विधि अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो रही है तो वह उसके स्थान पर दूसरी वांछित शिक्षण विधि का उपयोग कर सकता है। इस प्रकार यह आवश्यकता अनुसार अपनी शिक्षण तकनीकी में सुधार कर बालकों को सीखने की गति में आशातीत वृद्धि कर एक सफल शिक्षक बनने की दिशा में अग्रसर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्यों की स्पष्टता। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया पूर्व निर्धारित उद्देश्यों पर ही आधारित होती है। नियत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही अध्यापक अध्यापन कार्य करता है और अध्यापन को प्रभावी बनाने हेतु वह विविध प्रकार की युक्तों का उपयोग करता है। वह अपने कार्य में कहाँ तक सफल रहा है या वह पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त करने में समर्थ रहा। इस तथ्य का पता मूल्यांकन द्वारा ही लगाना संभव है। वह उस आधार पर भविष्य में अपनी अध्यापन प्रक्रिया में वांछित परिवर्तन कर
निर्धारित उद्देश्यों की 100% प्राप्ति हेतु प्रयास कर सकता है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। पाठ्यक्रम से जहाँ एक और अध्यापक को यह ज्ञात होता है उसे क्या पढ़ाना है, वहीं दूसरी ओर बालक भी यह जान जाता है कि उसे क्या पढ़ना है। पाठ्यक्रम को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि वह निर्धारित समय में पूरा किया जा सके। उससे आशा की जाती है कि वह बालक एवं समाज की आवश्यकता अनुसार ही अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया का निर्धारण करे। कोई पाठ्यक्रम कहाँ तक समाज तथा बालक की आवश्यकता एवं आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल है, इस बात का पता मूल्यांकन द्वारा ही चलता है। और यदि पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना आवश्यक प्रतीत होता है तो परिवर्तन किया जाता है। मूल्यांकन का अर्थ मूल्यांकन की जैसे 20वीं सदी के आरंभ से ही शैक्षणिक मापन के क्षेत्र में 3 प्रमुख प्रगतियां दृष्टिगोचर हुई है: परीक्षण, मापन, मूल्यांकन। परीक्षण के क्षेत्र में जिन परीक्षाओं का निर्माण होता है वे प्रायः आत्मगत होती है। इनके विरोध में वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का प्रयोग हुआ। परंपरागत परीक्षाओं का दूसरा दोष यह है कि वे विश्वसनीय नहीं होती। किसी छात्र समूह की यदि एक ही परीक्षा को 2 बार लिया जाए तो प्राप्तांकों की 2 श्रेणियों के बीच कोई संबंध नहीं पाया जाता। तीसरे, परंपरागत परीक्षाएं उस वस्तु का मापन नहीं करती जिसके लिए उनका निर्माण किया जाता है। अतः यह आवश्यक है कि ऐसी परीक्षाओं का प्रचलन हो जो व्यक्ति निरपेक्ष हो, वस्तुनिष्ठ हो, शुद्ध हो और विश्वस्त हो। इस उद्देश्य से वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का प्रचलन हुआ। यह प्रयत्न प्रतिकारात्मक है। परीक्षण के क्षेत्र में तीसरा प्रयास हुआ है मूल्यांकन। निष्पादन परीक्षाओं के क्षेत्र में मूल्यांकन शिक्षण के उद्देश्यों और व्यवहारगत परिवर्तनों के बीच संबंध स्थापित करता है। साथ ही मूल्यांकन छात्र के सर्वांगीण विकास का चित्र खींचने का भी प्रयास करता है। दूसरे, मूल्यांकन की प्रक्रिया निरंतर जारी रखनी चाहिए। बालक के पूर्ण शैक्षिक विकास की जानकारी समय समय पर प्राप्त करनी चाहिए, तभी शिक्षक शिक्षा के उद्देश्यों तथा प्रत्याशित व्यवहारगत परिवर्तनों का मापन कर सके। अब यह मूल्यांकन की परिभाषा। जेरोमोलिक के शब्दों में मूल्यांकन वह प्रणाली है जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों, ध्येयों, लक्ष्यों की प्राप्ति की मात्रा को निर्धारित करते हैं। सेकेंडरी वेस्ले और कार्टराइज के अनुसार मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया का वह अंग है जिसके द्वारा इस बात की जांच की जाती है कि एक निश्चित समय में शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुई है, बालक के व्यवहार में कहाँ तक अंतर आया है और शिक्षक ने इस दिशा में कितना सहयोग दिया है। टारगर्सन एडम्स के मत में मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करना है। इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया या सीखने के अनुभव के औचित्य की मात्रा पर निर्णय प्रदान करता है। मोफात के अनुसार मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और शैक्षिक उपलब्धि से अधिक कुछ और भी है। इसका संबंध छात्र के विकास से अधिक है। यह प्रक्रिया छात्र के विकास से उसकी भावनाओं, विचारों और क्रियाओं से संबंधित वांछित व्यवहार परिवर्तनों के रूप में व्यक्त करती है। माइकेलिस के शब्दों में मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने का
प्रक्रिया है। मूल्यांकन का महत्व इसके बारे में आपको बता दिया। अब है मूल्यांकन की विशेषताएं। अच्छा मूल्यांकन और बुरा मूल्यांकन वास्तव में कोई नहीं होता। इस स्थान पर अच्छे मूल्यांकन से प्रश्नकर्ता का आशय वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं से है और वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं वैषयिक होती है। उनका संबंध परीक्षक की आत्मगत भावनाओं से नहीं होता। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं द्वारा मूल्यांकन की निम्न विशेषताएं होती हैं: व्यक्ति निरपेक्षता, शुद्धता, विश्वसनीयता, विभेदकारिता, व्यापकता, व्यवहार गम्यता। ये 6 पॉइंट इसमें की विशेषता में सम्मिलित है। फर्स्ट है आपका व्यक्ति निरपेक्षता। परंपरागत परीक्षाएं, जिनको हम निबंधात्मक परीक्षाएं भी कहते हैं, परीक्षक के मनोभावों से प्रभावित होती है। परीक्षक जिन उपविषयों को अधिक महत्व देता है उन्हीं पर प्रश्न पूछता है। शेष पाठ्यक्रम को अछूता छोड़ देता है। लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं वैषयिक होती है। वे उन उद्देश्यों को तथा व्यवहारगत परिवर्तनों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है जिनका निर्धारण शिक्षण प्रारंभ करने से पहले कर लिया जाता है। वे शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। सेकंड पॉइंट है शुद्धता। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं उन्हीं उद्देश्यों एवं आचरण परिवर्तनों का मापन करती है जिनके लिए उनका निर्माण किया जाता है। मान लीजिए शिक्षक व्याकरण शिक्षण के संधि विषयों ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, तो छात्रों में एक आचरण परिवर्तन यह हो सकता है कि स्वर संधि के लिखित उपभेद को वे पहचान सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्न इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्मित है। जैसे निम्नलिखित उदाहरणों को देखकर बताइए कि स्वर संधि का कौन सा नियम होता है। दीर्घ संधि, यण संधि। प्रामाणिक हिंदी परीक्षा में ऐसे ही शुद्ध प्रश्न पूछे जाते हैं। थर्ड पॉइंट है विश्वसनीयता। यदि किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी को 2 या 2 से अधिक बार प्रश्न हल करने के लिए कहा जाए, ये 2 बातें ही दिखाई देती है। उसके प्राप्तांकों में समानता हो सकती है, उसके प्राप्तांक भिन्न हो सकते हैं। यदि किसी परीक्षा के बार बार लिए जाने पर विद्यार्थी विशेष को बार बार एक से ही अंक मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि परीक्षा विश्वसनीय है, उस पर भरोसा किया जाता है। चौथा पॉइंट है विभेदकारिता। विभेदकारिता का अर्थ है अच्छे और बुरे छात्रों के बीच विभेद कर सकने की योग्यता। यदि किसी परीक्षा से उन अच्छे लड़कों को छांट हो जाती है, उन्होंने विषय का गहन अध्ययन किया है, तो परीक्षा विभेदकारी कहलाती है। किंतु यदि ऐसा नहीं होता तो उसमें गुण नहीं माना जाता। फिफ्थ पॉइंट है व्यापकत्व। व्यापकत्व का अर्थ है परीक्षा संपूर्ण विषय वस्तु का मापन। मान लीजिए परीक्षा में हिंदी की पुस्तक से कक्षा 8 के लिए केवल पहले 10 पाठों में से ही प्रश्न पूछे गए, यह परीक्षा व्यापक नहीं मानी जाएगी। दूसरे शब्दों में ऐसी परीक्षा संपूर्ण विषय वस्तु अथवा संपूर्ण शिक्षण उद्देश्यों का मापन करती है। परंपरागत परीक्षाओं में सबसे बड़ा दोष यही है, उनमें कुछ ही महत्वपूर्ण उप विषयों का पर प्रश्न पूछे जाते हैं, शेष को अछूता छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है व्यवहार गम्यता। परीक्षा ऐसी हो जो आसानी से अधिक छात्रों द्वारा दी जा सके, जिसके निर्माण में अधिक समय, शक्ति और धन का व्यय न हो। हिंदी भाषा और साहित्य का परीक्षण तथा मूल्यांकन। लक्ष्य उपलब्धि के निमित्त दृढ़तापूर्वक एकाग्रचित होकर संलग्न होने से ही हमारा उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है। मूल्यांकन का तात्पर्य व्यक्तित्व के व्यापक परिवर्तनों, शिक्षा के विस्तृत उद्देश्यों से है। मूल्यांकन का संबंध केवल बुद्धि विकास या विषय ज्ञान की प्राप्ति मात्र से नहीं है। इसका संबंध विषय ज्ञान के साथ साथ
अभिरुचि व्यक्तित्व के गुण, रुचि एवं अभिवृत्ति आदि के परिवर्तन और विकास से भी है। मूल्यांकन के विद्यार्थी की अभिरुचि, योग्यता आदि की जानकारी होती है तथा इससे भविष्य के झुकाव की भी जानकारी होती है। हिंदी भाषा और साहित्य की परीक्षा तथा मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकासोन्मुखी व्यापक परिवर्तनों एवं प्राप्त ज्ञान से संबंधित है। मूल्यांकन प्रविधि के द्वारा हिंदी भाषा और साहित्य के उद्देश्य सुस्पष्ट होने के साथ ही साथ उसका परिमार्जन भी होता है। शिक्षकों, अभिभावकों, स्वयं विद्यार्थियों को इस तथ्य से अवगत होने की आवश्यकता है कि विभिन्न साधनों के माध्यम से दी गई हिंदी तथा साहित्य की शिक्षा को उन लोगों ने कहाँ तक ग्रहण किया है। हिंदी की परीक्षा के आधार पर ही हम यह जान सकते हैं कि छात्रों ने किस सीमा तक कौन कौन से गुण प्राप्त किए और अब कितना कार्य बाकी है। इनके द्वारा बालकों के विभिन्न विकासों की मात्रा नापी जा सकती है अतः शिक्षण प्रक्रिया की अंतिम सीढ़ी समीक्षा की प्रक्रिया होती है। अब है हिंदी भाषा शिक्षण पर मूल्यांकन की विधियाँ। हिंदी की उपलब्धि परीक्षा की अपनी समस्याएं हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो ज्ञान का विषय होने से अधिक कौशल का विषय है। आज निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली पुरानी बढ़ती जा रही है। इसका स्थान वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं लेती जा रही है। फर्स्ट है मूल्यांकन। यह सभी मनोविज्ञान का शैक्षिक प्रभाव ही है। हिंदी में मूल्यांकन की निम्न विशिष्ट विधियाँ प्रयुक्त की जाती है। निबंधात्मक परीक्षा विधि। निबंधात्मक व्यक्ति का सुंदर और उत्कृष्ट माध्यम है। अनेक दोषों के होते हुए भी भाषा शिक्षण से संबंधित निबंधात्मक परीक्षा को अलग नहीं किया जा सकता। साहित्य सुंदर ललित भाषा में लिखी बात अभिव्यक्तिकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अच्छी अभिव्यंजना किसी को भी मोहित करने की अनुपम शक्ति रखती है। अन्यथा बिहारी कैसे राजा जयसिंह का ध्यान शासन की ओर लगा पाते। उनकी पंक्तियों की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। नहीं पराग नहीं मधुप मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही स्यो विद्यो, आगे कौन हवा। भाषा के विविध रूप कविता, कहानी, नाटक, निबंध, गद्य आदि मनुष्य को मनोरंजन की सामग्री तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही विविध उद्देश्यपूर्ण सामग्री प्रदान करने की सामर्थ्य भी रखते हैं। अच्छे निबंध, आलोचनाएं, समीक्षाएं, विचारपूर्ण लेख, अविस्मरणीय पत्र लेखन, आत्मकथाएं आदि लिखना सिखाने का माध्यम है। निबंधात्मक परीक्षा अच्छी स्मरण शक्ति का प्रतिफलन भी इन्हीं परीक्षाओं में दृष्टिगोचर होता है। सेकेंड पॉइंट है वस्तुनिष्ठ परीक्षा विधि। वस्तुनिष्ठ होने के कारण यह परीक्षा अधिक विश्वसनीय तथा प्रामाणिक सिद्ध होते हैं। इसमें अंक देना अति सरल होता है। सही उत्तर यदि एक कागज पर एक शब्द में लिख दें तो भी सरलता से शिक्षक अंक दे सकता है। इसके प्रश्न बड़ी सावधानी से बनाए जाते हैं। प्रश्न बनाते समय हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों पर ध्यान रखना पड़ता है और ये निश्चित, संक्षिप्त एवं स्पष्ट उत्तर वाले होते हैं। इसमें विश्वसनीयता एवं वैधता अधिक होती है, परंतु इनका सबसे बड़ा दोष यह है कि वे भावाभिव्यक्ति की परीक्षा में असमर्थ होते हैं। इस परीक्षा में अनेक प्रकार की परखों का प्रयोग किया जाता है। स्मृत्यम आधारित रूप और प्रत्यभिज्ञा आधारित रूप, जैसे महाकवि तुलसीदास का जन्म किस सन में हुआ, या पूर्तिपरक प्रश्न है राम की शक्ति पूजा रूपी स्थान कवि ने लिखी। फिर है हाँ और नहीं में उत्तर वाले प्रश्न, चुनाव परक प्रश्न,
युगलीकरण का प्रश्न। फिर है थर्ड पॉइंट, मौखिक परीक्षा। मूल्यांकन में मौखिक परीक्षा का अनेक दृष्टियों से, जैसे उच्चारण की शुद्धता के लिए, ग्राह्य बुद्धि की परीक्षा हेतु, मौखिक आत्म प्रकाशन हेतु अत्यंत महत्व है। किंतु दुख के साथ ही कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ केवल 5वीं कक्षा तक ही इसका उपयोग करते हैं और फिर सीधे एमए में मौखिक परीक्षा का प्रावधान रखा है। अब वहाँ भी कुछ वर्षों से इसे हटाकर शोध प्रबंध रख दिया है। यही कारण है बीएड में आने वाले छात्र कक्षा में घुसते ही घबराहट के कारण हकलाने लगते हैं तो कभी पसीने पसीने होने लगते हैं। इसके लिए प्रत्येक कक्षा में कुछ अंक इस परीक्षा हेतु अवश्य निर्धारित किए जाना चाहिए। फोर्थ है गृह कार्य। विद्यालय में जो कुछ भी छात्रों को पढ़ाया जाता है, छात्र कहाँ तक सीख पाए, इससे जानने के लिए गृह कार्य देना आवश्यक है। बालक भी घर जाकर सब कुछ भूल न जाए, इसके लिए उसे गृह कार्य के बहाने कुछ न कुछ पढ़ने का अवसर निकालना ही पड़ेगा। इस दृष्टि से मूल्यांकन हेतु यह आवश्यक है कि अच्छे उत्तरों की कक्षा में सराहना की जानी चाहिए तथा अच्छे उत्तरों के न लाने पर छात्रों को प्रेरित किया जाना चाहिए। उपयुक्त विधाओं के अतिरिक्त प्रमाणीकृत परीक्षाओं के माध्यम से भी बालक की रुचियों, बुद्धिलब्धि एवं व्यक्तित्व की विशिष्टताओं को ज्ञात किया जा सकता है, जिन्हें व्यापक रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तकों से पढ़ा और समझा जा सकता है। निर्धारणात्मक परीक्षणों हेतु भी वहाँ से सहायता ली जा सकती है तथा इसी आधार पर प्रश्न बनाए जा सकते हैं। उपसंहार लास्ट, परीक्षा देना एक कठिन कार्य है, परंतु परीक्षा लेना भी कोई सरल कार्य नहीं है। इसमें परीक्षक को निरंतर सावधान रहकर विश्लेषणात्मक चिंतन करते रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उस पर शारीरिक प्रभाव भी पड़ता है, परंतु इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि वह प्रयत्नपूर्वक परीक्षण की आवश्यक प्रविधियाँ सीख ले। मातृभाषा में परीक्षा केवल निबंधात्मक ही नहीं ली जाए, क्योंकि यह तोता रटंत पर बल देता है। इसे अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ बनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त बालकों के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता का भी प्रावधान रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। जिनमें सुपाठ, सुलेख, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता के अतिरिक्त निबंध लेखन, मौलिक कविताओं के लेखन की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे छात्र को तो लाभ होगा ही, समाज को भी लाभ मिलेगा। और संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि मूल्यांकन के लिए सभी प्रारूपों पर थोड़े बहुत प्रश्न किए जाने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के मूल्यांकन की अपनी विशिष्टता है। तभी हम समस्त उद्देश्यों और कौशलों का विकास करने में समर्थ होंगे। आपके इसके वीडियो टाइम टू टाइम डाले जाएंगी डेट के अकॉर्डिंग, तो आप ईमेल पर सेंड करें इनको। लघुत्रात्मक प्रश्न है। फर्स्ट नोट कीजिए, मूल्यांकन का अर्थ एवं महत्व बताइए। मूल्यांकन का अर्थ एवं महत्व बताइए। अब है निबंधात्मक प्रश्न। अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं बताइए तथा प्रश्नों के विभिन्न प्रकारों का सोदाहरण विवेचन कीजिए। अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं बताइए तथा प्रश्नों के विभिन्न प्रकारों का सोदाहरण विवेचन कीजिए। मूल्यांकन के लिए सभी
प्रारूपों पर थोड़े बहुत प्रश्न किए जाने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के मूल्यांकन की अपनी विशिष्टता है। तभी हम समस्त उद्देश्यों और कौशलों का विकास करने में भी समर्थ हो सकते हैं और निदानात्मक परीक्षणों हेतु भी वहाँ से सहायता ली जा सकती है। इसी आधार पर प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं। थैंक यू।